Good morning to all. Let's start our video. तो आज हम आपका जो चैप्टर चल रहा था दिष्ट धारा परिपथ उसके आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो ये आंकिक प्रश्न वाला पोर्शन आपका 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट होगा, तो सारी वीडियो को देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला सवाल है। सवाल आपका कह रहा है किसी वैद्युत परिपथ में 3 एम्पीयर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने में 1350 जूल कार्य करना पड़ता है। परिपथ में स्रोत का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मिस्टेक कहाँ आप लोग करते हैं वो समझिएगा। सबसे पहले सॉल्यूशन गिवन डेट क्या क्या दे रखा है, तो विद्युत धारा 3 एम्पीयर यानी I बराबर 3 एम्पीयर। फिर दे रखा गया समय कितना 5 मिनट, तो हम लोगों ने लिखा T बराबर 5 मिनट। सबसे ज़्यादा गलती आपकी यहीं पर होती है, आप समय को देखते हैं 3 मिनट और आप लिख देते हैं और वैसा ही आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर देते हैं, जबकि हमें पता होना चाहिए हम सारी चीज़ें SI यूनिट्स में लेते हैं। तो समय 5 मिनट नहीं, हम लेंगे सेकंड में। तो जब सेकंड में लेंगे तो गुणा कर देंगे 60 से, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड। वैल्यू आ गई आपकी 300 सेकंड। यहाँ से टी भी आपको मिल गया। अगला देखते हैं, तो आपका बताया कि 1350 जूल कार्य करना पड़ता है। W बराबर 1350 जूल। अब आपका पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला याद कीजिए, E बराबर W/Q हमने पढ़ा था, तो फॉर्मूला यानी वी नो डैट E बराबर W/Q। अब यहाँ पर हम देखते हैं जब इन इक्वेशनों को, तो हमारे सामने I है, T है और W है, पर Q तो नहीं है। पर हमने Q का फॉर्मूला भी पढ़ रखा है, Q बराबर IT। तो अगर वो वैल्यू रख दें हम, तो E बराबर हो जाएगा W/IT। सारी वैल्यूज़ रख देते हैं, सारी वैल्यूज़ रख दिया। अब इसको करना है कैंसिल, 1 0 से 1 0 हमने काट दिया। 3 से काटते हैं ऊपर, 3 से ऊपर डिवाइड करा गया, तो 3 चौक 12 और 3 पछे 15। ऊपर 45 बचा, नीचे बचा आपका 30। 15 से काट दिया गया, 15 तियाँ 15 दूना। फिर आपका ये आ गया 3/2, इसको हमने लिख लिया 3/2। 3/2 की वैल्यू कितनी होती है 1.5। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन आपका कह रहा है 60 ओम के बाह्य प्रतिरोध को बैटरी के टर्मिनल से जोड़ने पर 0.3 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तथा प्रतिरोध घटाकर 30 ओम कर देने पर धारा का मान 0.5 एम्पीयर हो जाता है। बैटरी के विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध की गणना कीजिए। क्वेश्चन पढ़ के ये तो समझ में आ गया, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन कह रहा है आपका 30 ओम का बाह्य प्रतिरोध और धारा कितनी 0.3 एम्पीयर की। और दूसरी कंडीशन आपकी कह रहा है कि 30 ओम का प्रतिरोध और आपकी धारा कितनी 0.5 एम्पीयर की। तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा हमने लिख लिया। सबसे पहले सोल्यूशन गिवन डेट क्या क्या दे रखा है, तो R1 बराबर 60 ओम, दो प्रतिरोध हैं इसलिए R1 और R2, और धारा I1 बराबर 0.3 एम्पीयर। साथ में प्रतिरोध दे रखा है कितना 30, तो R2 बराबर 30 ओम और धारा कितनी बता रहा है 0.5 एम्पीयर, हमने लिख लिया। अब हमसे निकालने को क्या कह रहा है, बैटरी का विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध। अगर आप कोशिश करें तो आपको एक फॉर्मूला याद आएगा, जो हम लोगों ने ऐसा फॉर्मूला था जिसमें विद्युत वाहक बल भी था, विभवांतर भी था, आंतरिक प्रतिरोध भी था। तो फॉर्मूला आपका था E बराबर V+IR। हम लोगों ने इस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी किया था अगर आपको याद हो। तो इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम लोगों ने ओम के नियम से पढ़ा है V बराबर IR, तो V की जगह पर वैल्यू रख दी। तो E बराबर हो गया, यहाँ पर एक इक्वेशन 2 बार प्रिंट हो गई है। E बराबर हो गया आपका IR प्लस I स्मॉल r। अब फ्रॉम कंडीशन 1 के लिए अगर देखें फॉर फर्स्ट कंडीशन,
अगर हम R1 और I1 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो वैल्यूज़ रखते हैं तो E बराबर आपका हो गया I1 R1 प्लस I1 R। अब यहाँ पर E क्यों रहा, ये E1 क्यों नहीं हुआ और ये आंतरिक प्रतिरोध R रहा, R1 क्यों नहीं हुआ, ये समझिएगा। क्योंकि हमने दोनों कंडीशनों में सेल को चेंज नहीं किया। जब हमने सेल को चेंज नहीं किया तो उसका विद्युत वाहक बल भी चेंज नहीं होगा, ना उसका आंतरिक प्रतिरोध बदलेगा। अगर हम सेल बदलते दोनों कंडीशन में तो E1 और E2 लेते, पर हमने सेल तो चेंज किया नहीं, हमने चेंज किया है सिर्फ उसका बाह्य प्रतिरोध, जिससे विद्युत धारा आपकी कभी कम हो गई कभी ज़्यादा हो गई। तो बाह्य प्रतिरोध में चेंज आया है, विद्युत धारा में चेंज आया है। जो विद्युत वाहक बल है उसमें कोई चेंज नहीं और आंतरिक प्रतिरोध में भी कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि सेल नहीं बदला गया। चलिए आगे चलते हैं। वैल्यूज़ रख दी गई इसमें, जब इसमें वैल्यूज़ हम रख देंगे तो आपका हो जाएगा E बराबर 0.3 गुणे 60 प्लस 0.3 R। यहाँ से आपकी सारी वैल्यूज़ रखी गई हैं, यहाँ पर गुणा कर दिया तो चाहे दशमलव से आप 0 काट दें चाहे सीधे गुणा कर दें तो 6 त्रिक हो जाएगा 18। तो यहाँ पर हमने लिख लिया E बराबर 18 प्लस 0.3 R, समीकरण नंबर 1 मान लिया। सिमिलरली हमने फॉर सेकंड कंडीशन किया तो E बराबर आपका हो जाएगा I2 R2 प्लस I2 R, वैल्यू रख दी गई तो E बराबर 0.5 गुणे 30 प्लस 0.5 R। इस बार हमने वैल्यू रखी है, इन दोनों की वैल्यू रखी है और ये आपका रिजल्ट आया। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं तो 3 पचे 15 हो गया प्लस 0.5 R, समीकरण नंबर 2। दोनों को सॉल्व करना है। अब अगर ध्यान से आप देखें तो ये भी E बराबर है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 भी E बराबर है, दोनों विद्युत वाहक बल हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को आमने सामने रख देते हैं तो 15 प्लस 0.5 R बराबर 18 प्लस 0.3 R। 18 को उस पार भेजा गया, 15 को इस पार लाए, ये 15 यहाँ से इधर लाए हैं और 0.3 को यहाँ से यहाँ भेजा। जब 0.3 प्लस का उस पार जाएगा हो जाएगा माइनस का, यानी 0.5 R माइनस 0.3 R, और 15 उस पार से इस पार आएगा हो जाएगा माइनस का, तो 18 माइनस 15। इधर बचा 0.2 R, उधर बचा आपका 3 R बराबर इधर भेज दिया गया, आ जाएगा बटे में 3 बटे 0.2, दशमलव काटा गया ऊपर 0 यानी 30, 2 से डिवाइड कर दिया गया 15, R बराबर 15 ओम। एक आंसर आपको मिल गया। अब क्या निकालना है, विद्युत वाहक बल भी, तो इसका मान समीकरण नंबर 1 में रख दिया गया। तो समीकरण 1 में रखा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन नंबर 1। E बराबर आपका है 18 प्लस 0.3 और R की वैल्यू आपकी इस समीकरण में मान रख रहे हैं। R की वैल्यू कितनी 15, तो 15 तियाँ 45, एक अंक बाद दशमलव यानी 4.5 वैल्यू रखी। E बराबर 18 प्लस 4.5, E का मान हो गया आपका 22.5 वोल्ट। आपके दोनों आंसर हो गए, एक आंतरिक प्रतिरोध और एक आपका विद्युत वाहक बल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, बस थोड़ा सा चेंज है। उस क्वेश्चन में आपको प्रतिरोध दिया गया था, इस क्वेश्चन में आपको बाहर विभवांतर दिया गया, यानी सीधे V की वैल्यू दी है। तो समीकरण आप यही यूज़ करेंगे, E बराबर V प्लस IR। एक बार V1 ले लेना, I1 ले लेना, एक बार V2 और I2, समीकरण बनाना, सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। ये सवाल आपका काफ़ी मज़ेदार सवाल है, इसको समझते इसमें मजा आएगा। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए परिपथ में बिंदु A व C के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। अब आपका एक परिपथ दे रखा गया है, A और C के बीच विभवांतर निकालना है। विभवांतर V बराबर IR होता है, यानी हमें धारा पता होनी चाहिए और प्रतिरोध पता होने चाहिए। तो A और C के बीच में प्रतिरोध तो आप साफ साफ देख पा रहे हो कितना है, 2 ओम का। पता नहीं क्या हमें, धारा।
तो धारा हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। धारा ज्ञात करने के लिए हमको यहाँ पर नियम लगाना पड़ेगा, किरचॉफ के दोनों नियम। पहला नियम आपका संधि का नियम और दूसरा नियम आपका लूप का नियम। दोनों नियम से पहले क्या प्रोसीजर होता है उसको आज अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सेल को देखते हैं और हर सेल से निकलने वाली धारा को कुछ ना कुछ मान लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ 2 वोल्ट का जो सेल लगा इससे शुरू हुई। धारा आपको बता दी गई थी। सेल जो होता है उसमें 2 साइड होते हैं, एक बड़ा एक छोटा। बड़ा साइड प्लस को रिप्रेजेंट करता है, छोटा साइड माइनस को। और ये जो आपका बड़ा साइड है इसी तरफ से धारा गति करती है। ये आपको बार बार बताया गया है, फिर से समझा दिया गया, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमने सिंपल सा माना, पहले यहाँ से चले, इसकी धारा जाएगी ऊपर और कितनी जाएगी, तो I1 हमने मान लिया, एक लाइन से मानेंगे। इसी तरह ये 3 वोल्ट वाला जो सेल है इससे धारा हमने कितनी मान ली, आपकी कितनी जा रही है, I2। इसी तरह आपका ये जो नीचे दे रखा है इससे जाने वाली धारा बड़े साइड की ओर से निकलेगी, हमने कितनी धारा मान ली इसकी, I3। और ये जो चौथा सेल दे रखा है इसकी धारा हम लोगों ने मान ली यहाँ पर इस तरफ की ओर जाएगी, I4। 4 सेल थे, 4 धाराएं हमने मान ली। अब आगे का प्रोसीजर समझिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक नियम को हमेशा याद रखिएगा इसमें, कि जितनी धारा आपकी सेल से निकल रही है उतनी ही धारा वापस सेल में जाती है। ये आप मान लीजिए, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट नियम है ये, इसके बिना आप नहीं लगा सकते। तो समझिएगा, पहले सेल की बात करते। I1 धारा निकल रही है, अब ये रास्ते में कैसे गई, कहाँ पे प्रतिरोध पड़ा, क्या पड़ा, उस सबसे हमें कोई मतलब नहीं है। बस इतना जानना है कि जो गया वही वापस आएगा। तो वापस कहाँ से आएगा, तो अगर आप देखें तो इस साइड से ये वापस जाएगा ऐसे। यानी सिंपल सी बात है, यहाँ पर ऊपर की ओर जाते हुए आपकी जो धारा होगी वो कितनी होगी, I1 धारा इस सेल से निकली और घूम के रास्ते में क्या हुआ, धारा का कोई मतलब नहीं है, वापस कितनी पहुंची, I1। इसी तरह सेल, इस 3 वोल्ट वाले सेल से को देखते हैं, तो I2 धारा इस परिपथ से निकली, रास्ते में क्या हुआ कोई मतलब नहीं, इस सेल की ओर वापस कितनी धारा आएगी यहाँ पर, तो I2 धारा वापस आएगी। इसी तरह आपका सेल अगर आगे हम लोग देखें तो 2 वोल्ट का सेल, इससे कितनी I3 धारा निकली, रास्ते में क्या हुआ कोई मतलब नहीं, वापस कितनी आएगी आपकी, तो I3 ही वापस आएगी। इसी तरह आपका ये आखिरी सेल जो बचा है I4, ये 4 वोल्ट का I4 धारा इससे निकल रही थी, तो वापस इस पर कितनी आएगी, I4। ये काम आपको पूरे परिपथ में कर लेना है। इतना काम हमने परिपथ में कंप्लीट किया। अभी जो बीच में 2 वोल्ट वाला है इसमें हमें समझ में नहीं आ रहा धारा का क्या हुआ, क्योंकि कोई सेल भी नहीं लगा है कि हम धारा मान लें। तो इसके लिए जब भी आपको कोई ऐसा बिंदु मिले जहाँ पर धारा समझ में ना आए कि धारा क्या होगी, तो हम उसको एक नया नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर 2 केस हैं, आप इसको I5 मान सकते हैं, या मैंने क्या किया, इसको नाम दे दिया I, क्योंकि आपको पता है मुझे ज्ञात भी यही करना है। आपका प्रतिरोध दिया है, विद्युत धारा ज्ञात करेंगे, गुणा कर देंगे, V बराबर IR, विभवांतर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इतना काम हमने कर लिया। अब इसको हम फिगर के रूप में आगे लिखेंगे और फिर इसी फिगर को देखते हुए आपका कहाँ पर संधि का नियम लग रहा है, कहाँ पर आपका लूप का नियम लग रहा है, उसको समझेंगे। अब इसमें एक कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है, वो समझ लीजिए। ये जो आपका 4 वोल्ट वाला सेल लगा है, यहाँ से धारा देखिए निकल रही है I4, जो कि बताया गया इस तरफ धारा कितनी निकलेगी, I4 निकलेगी, और वापस भी धारा I4 जा रही है। पर आगे बढ़ते D के आगे बढ़ते ही धारा दिखा देगी कितनी हो गई, I3 हो गई। तो ये सब चीज़ें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये सिस्टम याद रखो, जितनी सेल से धारा निकलेगी उतनी ही सेल में वापस जाएगी। बस आपका सारा काम हो जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब इसके फिगर को आगे समझते हैं। तो जब आप सारी वैल्यूज़ रख देंगे तो इसका फिगर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और फिगर हो जाएगा ये। देखिए आप लोग के लिए मुझे खुद फिगर बनाना पड़ा सारी वैल्यूज़ रखकर।
अभी जितना पोर्शन आपको बताया गया उतना ही यहाँ पर किया गया है और पूरा ये फिगर हो गया। और किरचॉफ एक ऐसा चीज़ है, किरचॉफ के नियम को आप ये समझ लीजिए, जैसा श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्म करते जाओ फल की चिंता मत करो, वही काम किरचॉफ के नियम में। आपको सिर्फ जितना काम है आपका, संधि का नियम लगा दीजिए, लूप का नियम लगा दीजिए, समीकरण बना लीजिए। बाकी आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है उन सबसे पहले कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो बाद में ही पता चलता है कि सल्यूशन कैसे होगा। तो सबसे पहले चीज़ देखते हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। सारी चीज़ें आपको बता दी गई थी। हाँ, एक चीज़ बताना रहेगा तो वो भी समझिए। हमने बीच वाला जो लूप है, इस फिगर को थोड़ा सा जूम करने का कोशिश करते हैं। हाँ, अब ठीक है, अब आपको क्लियरली विजिबल होगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हम लोगों ने बीच वाले यहाँ पर बता दी गई थी धारा आई होगी, ये बता दिया गया था, पर धारा आई की दिशा क्या होगी ये तो बताया नहीं गया। अब दिशा आप कैसे समझोगे? तो दिशा समझने का तरीका देखिएगा। यहाँ पर आपकी बैटरी लगी 3 वोल्ट, यहाँ बैटरी लगी 2 वोल्ट। पावरफुल कौन सी है? 3 वोल्ट वाली। ये सिर्फ दिशा समझने के लिए यूज़ करेंगे। तो 3 वोल्ट वाली पावरफुल है तो 3 ही वोल्ट वाली आगे चलेगी, इधर होती जाएगी और इधर होते हुए यहाँ ऊपर की ओर जाएगी। इसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पर देखें दूसरे लूप के लिए अगर देखें तो I4 यहाँ से चली और आगे आई I3 भी इधर मिल गई, दोनों की दिशा सेम हो गई। अब ये दोनों भी इधर से चलते हुए कहाँ जाएंगी? ऊपर जाएंगी। इसी से हमें पता चल गया कि आई की दिशा कहाँ होगी? ऊपर की ओर होगी। सिंपल सा हमने व्यू मान लिया। चलिए आगे देखते हैं इस पॉइंट को। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लगाएंगे संधि का नियम, वो भी कहाँ पर? तो पहले हम लगाते हैं बिंदु ए पर। बिंदु ए पर अगर आप ध्यान से देखें तो 3 धाराओं का मिलन हो रहा है। कौन कौन सा? I1, I3 और I। जहाँ पर I3 धारा सेल की ओर यानी ए की ओर आ रही है और I धारा और I1 धारा दूर जा रही है। देखिए I1 धारा इधर की ओर जा रही है, I धारा इधर जा रही है, पर इस बिंदु की ओर कौन सी धारा आ रही है? सिर्फ I3। और हमने संधि के नियम से हम लोगों ने पढ़ रखा है कि संधि की ओर आने वाली धारा का योग संधि से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यानी एक समीकरण हमको मिल गया। क्या मिल गया रिलेशन हमको? I3 आने वाली धारा, जाने वाली धारा कौन कौन सी? I प्लस I1, ये दोनों संधि से दूर जा रही हैं। अब क्योंकि मुझे पता है अंत में कि मुझे I का मान निकालना है, इसलिए इस इक्वेशन को I के रूप में लिख लिया। तो लिख लिया I बराबर I1 इधर आ गया, मान लीजिए हो जाएगा I3 माइनस I1। इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, हमने क्या किया, इस I3 के मान को इधर भेजा तो इधर क्या बचा? I, उसको हमने यहाँ लिखा है, और I3 माइनस का I1। इस तरह हमने ये पहली समीकरण निकाल ली। इस समीकरण को पहला काम करते हैं हम, लेते हैं लिख। तो हमने सबसे पहले पॉइंट ए पर लगाया, जो इक्वेशन आपको बताई थी I का मान I3 माइनस I1 लिख लिया। फिर चलते हैं उसी संधि पर। अब आपको शायद विजिबल होगा और समझ में भी आ रहा होगा। अब संधि पर को देखते हैं सी को। तो सी बिंदु को अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 धाराएं फिर हैं, I2 और I4। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी धारा आ रही है संधि की ओर, तो धारा I जो है वो संधि की ओर आ रही है। I2 और I4 संधि से दूर जा रही है। यानी हमको रिलेशन मिल गया I बराबर I2 प्लस I4। इसमें डायरेक्ट I की वैल्यू मिल गई तो इसको ऐसे ही नोट कर लेते हैं। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। एट पॉइंट सी I बराबर I2 प्लस I4। यहाँ पर हमने दोनों कौन से नियम लगाए हैं? किरचॉफ के प्रथम नियम से। हमने ऊपर लिखा भी है, और पॉइंट ए और पॉइंट सी की बात की है वो भी लिखा है। अब ये संधि के नियम हो गया यहाँ पर ख़त्म। अब किरचॉफ का द्वितीय नियम आपका लगेगा। 2 लूप बन रहे हैं, पहला लूप ये और दूसरा लूप ये आपका पहला लूप है इस तरह, और ये आपका दूसरा लूप है इस तरह। तो हम बात अभी करते हैं पहले लूप की। तो हमने लिखा किरचॉफ के द्वितीय नियम से,
और कौन सी लूप में? इन लूप ABCA। इस लूप को देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम लोगों के इस लूप में कितने सेल लगे हैं? तो 2, एक 3 वोल्ट और एक 2 वोल्ट। ये इनका क्या है? विद्युत वाहक बल। तो हम 3 वोल्ट से बड़े वाले से चलना शुरू करते हैं। तो हमने 3 से चले, यानी हम इस पर इस तरह घूमेंगे। तो हम पहले 3 से चले। जब 3 से हमने चलना शुरू किया तो 3 प्लस का, 3 के आगे जैसे ही हम आए हमको 2 वोल्ट मिला और दिशा उसकी क्या है? अपोजिट है। सेल में आपको पहले ही बताया है, अगर प्लस माइनस से जुड़ता है तो दिशा सेम, और अगर प्लस प्लस से मिल जाए तो दिशा विपरीत है। तो प्लस और प्लस दोनों आमने सामने पड़ गए, दिशा विपरीत है, मतलब -2 बराबर। सेल 2 थे, विद्युत वाहक बल का काम हो गया, क्योंकि आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम आपका क्या कहता है कि किसी परिपथ में सेल के विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग सेल के विभवांतर के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब बराबर हमने लगाया। अब यहाँ से चले, अब आगे कौन सा प्रतिरोध पड़ा? तो ये वाला प्रतिरोध पड़ा आपके सामने। ये प्रतिरोध है कितने का? तो 1 ओम का। अब इसमें धारा कितनी आ रही है? तो I1 आ रही है। देखिए हमने एरो लगा के प्रदर्शित किया है, ऊपर की ओर धारा कौन सी जा रही है? I1। इसीलिए अब इसकी धारा कहाँ जा रही है? ऊपर की ओर, इधर की ओर। और हम किधर की ओर चल के जा रहे थे? इधर की ओर। अपोजिट हो गया। जब भी अपोजिट हो जाएगा तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर? माइनस। कितना IR होता है? तो ओम है 1 ओम, और गुणे I1 गुणा हो जाएगा तो कितना बचेगा? सिर्फ I1। फिर आए इस बीच वाली धारा पे, इधर की ओर जा रहे हैं हम, ध्यान रखिए। हम भी इधर जा रहे हैं और धारा I भी उधर जा रही है, दोनों की दिशा सेम। जैसे ही दिशा सेम हो गई तो हमने लगा दिया प्लस का चिन्ह। फिर से IR, तो प्रतिरोध कितना है? 2। धारा कितनी है? I, दोनों का गुणा हो गया 2I। फिर आगे बढ़े इधर से, अब वापस सेल में जाएंगे इस तरह। अब देखा तो हम जा भी इधर रहे हैं और धारा भी इधर जा रही, फिर से दिशा सेम मिल गई। दिशा सेम मतलब प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब I2 और 1 ओम दोनों का गुणा कर दिया तो कितना आ जाएगा? I2। ये हमारी पहली समीकरण। 3 में 2 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, वो हम आगे सॉल्व करके लिख लेंगे। तो इसको हमने लिख लिया, 3 - 2 बराबर 1 I1 प्लस 2I प्लस 1 I1। लिखने के बता दिया कि गुणा हुआ है 1 का। तो आप कहोगे सर 1 कहाँ गया? अब इसको सॉल्व कर लिएगा तो 1 बराबर I2 प्लस का था, पहले लिख लिया, I1 माइनस का था, बाद में लिख लिया है, प्लस 2I माइनस I1, समीकरण नंबर 3 मान लिया। एक लूप का नियम भी खत्म। अब दूसरे लूप में नियम लगाना है। कौन से लूप में? तो नीचे जो बचा है ACDA में, तो हमने लिख लिया इन लूप ACDA। अब इस लूप को भी एक बार समझते हैं ध्यान से। इस लूप में हमने चलना कहाँ से शुरू किया उसकी बात करते हैं। हम जो ज़्यादा पावरफुल वाला बैटरी है उससे चलेंगे, यानी 4 वोल्ट से हम चलते हैं, और धारा जिधर जा रही है उसी तरफ, यानी इधर घूम के हम ऐसे चलते हैं। जब इस तरफ हम चलते हैं तो सामने देखते हैं सबसे पहले कितना है? तो 4 वोल्ट। एक दूसरा सेल आगे चल के पड़ता है, वो कितने का? 2 वोल्ट का। प्लस वाला मिल किससे रहा है जाके? माइनस से। जब प्लस माइनस से मिल रहा है मतलब दिशा सेम है, तो 4 + 2 बराबर। अब बात आती है प्रतिरोध की। तो यहाँ से चले, पहला प्रतिरोध कितना पड़ा? 1 ओम का। इसमें धारा कितनी आ रही है? I3। तो 1 का I3 से गुणा किया, I3। दिशा भी दोनों की सेम, हम भी इधर जा रहे हैं और धारा भी इधर जा रही है। फिर आए घूमकर यहाँ ऊपर, हम भी ऊपर जा रहे हैं और धारा भी ऊपर जा रही है, इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? +2I, 2 का गुणा धारा से। फिर यहाँ से घूमकर हम कहाँ गए? नीचे की ओर। अब हम भी नीचे जा रहे हैं और धारा भी नीचे जा रही है, यानी फिर से प्लस गुणा होगा 1 का I4 से, तो कितना आ जाएगा? I4। इस समीकरण को भी हमने लिख लिया। तो यहाँ पर आपकी वैल्यूज़ लिख दी गई। 4 2 हो गया 6 बराबर I3 + 2I + I4। अब आपने अपना कर्म कर दिया, अब फल कैसे पाना है वो समझिए।
यहाँ पर आपने 4 इक्वेशन बनाई, 1 2 3 4। अब इन चारों इक्वेशन को ही सॉल्व करना है और आई का मान निकालना है। अब यहाँ पर काम होगा आप कौन सा तरीका लगाते हैं। हो सकता है आप कोई ऐसा तरीका लगाएं कि बहुत जल्दी आंसर आ जाए, हो सकता है कोई ऐसा तरीका लगाएं कि थोड़ा टाइम लगे आंसर आने में, पर आपका आंसर आ ज़रूर जाएगा। तो चलिए मैंने जो फॉर्मूला लगाया उसको देखते हैं, क्योंकि मैंने भी क्वेश्चन ये सॉल्व किया है। जब आप बुक में इस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं तो वो कुछ अलग दिमाग लगाते हैं, वो अलग विद्युत धारा वो मान लेते हैं, और हर सवाल में एक नया पैटर्न उनका होता है, जिससे हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। हम हर सवाल को एक ही पैटर्न से लगाना सीखेंगे। पैटर्न पूरा अपना दिया, इक्वेशन आ गई, सॉल्व करने का तरीका देखिए। मैंने इक्वेशन 1 में देखा तो आई का मान है, इक्वेशन 2 में देखा तो आई का मान है, 3 में देखा तो I2 और I1 है, और 4 में देखा तो I3 और I4 है। अब दो चीज़ें इसमें कॉमन है, एक तो 2I यहाँ भी है, 2I यहाँ भी है। तो देखते सबसे पहला तो दिमाग में एक ख्याल आता है कि दोनों को घटा दें, पर अगर दोनों को घटा देंगे तो 2I तो कैंसिल हो जाएगा, पर हमें 2I का मान तो हमें निकालना है, तो घटाना तो करते हैं कैंसिल। एक और चीज़ बची, अगर घटाना कैंसिल करते हैं, वो है जोड़। तो समीकरण 3 और 4 को जोड़ते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। तो हमने अगले पेज पर इसको लिखा, बाई एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, लेफ्ट हैंड साइड से जुड़ेगा, राइट हैंड साइड से जुड़ेगा। तो आप लिख लीजिएगा, फिर इस पेज को समझिएगा, समझ में आएगा। तो 1 + 6, और पहले ये आपका ये इक्वेशन नंबर 3 का मान था, ये समीकरण नंबर 4 का मान था, दोनों जोड़ दिए गए। अब यहाँ से 1 और 6 जुड़ के हो जाएगा 7, और हमने कुछ चेंजेस किए, I2 को लिख लिया हमने, I2 को लिख लिया हमने I4 के साथ में, और 2I जुड़ के हो गया 4I, और I3 को हमने लिख लिया I1 के साथ में। अब ऐसा क्यों किया वो चीज़ समझिए, फिर से पिछले पेज पर चलते हैं। इसको याद रखिएगा, I2 + I4 और I3 - I1। पिछले पेज पर वापस चलते हैं। यहाँ पर देखा तो अगर आप ध्यान से देखिए, I2 + I4 और I3 - I1, ये दोनों समीकरण बन रही हमारी, इसीलिए हमने इन दोनों को चीज़ों को साथ में लिख दिया। अब I2 + I4 की वैल्यू कितनी I, I3 - I1 की वैल्यू कितनी I। अब वापस वहाँ पेज पर चलते हैं। अब इसकी जगह पर हम कितना लिख सकते हैं I, और इसकी जगह पर भी कितना लिख सकते हैं I। तो हमने वैल्यू रख दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 5 7 बराबर, जब इसकी जगह पर हमने I रख दिया तो यहाँ पर I आ गया, ये इसकी जगह पर I रखा, I आ गया, ये हो गया 4I, 4 1 5 और 1 6I। तो इक्वेशन आपकी बन गई 7 बराबर 6I, I बराबर 7/6। विद्युत धारा मिल गई, काम खत्म। अब आपको निकालना क्या, AC के बीच विभवांतर, V बराबर IR, I मिल गया 7/6, विभवांतर कितना, वो प्रतिरोध कितना था 2 से गुणा कर दिया, 7/3 वोल्ट, आपका आंसर आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट है, और आपको इन सवालों को मेहनत करनी पड़ेगी, सॉल्व करना पड़ेगा, तभी ये सवाल आपको आएंगे। आपको अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड की जा सके और अच्छे से अच्छे नोट्स प्रोवाइड किए जा सकें, इसीलिए आपकी इतनी मेहनत की जा रही है। आपका फिगर खुद से ड्रॉ करा गया, और ये सवाल आपका खुद से सॉल्व किया गया, सारे सवाल। ऐसा नहीं कि आपको उदाहरण इस कॉपी पेस्ट, कई बच्चों को लगता होगा यहाँ पर कॉपी पेस्ट वाला काम चलता है, क्वेश्चन लिया उसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अगर कॉपी पेस्ट करता तो आपको वो आंसर मिलते जो आपकी बुक में है, और वो तरीका जो आपकी बुक में है वो तो ना मुझे समझ में आता है, तो आपको क्या समझ में आएगा। तो हम हर सवाल को अपने तरीके से आसान बनाकर लगाने का प्रयास करते हैं, और कोशिश करते हैं भले थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाए, पर एक पैटर्न से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, हर सवाल का कोई नया तरीका न बनाना पड़े। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बताया जाए, आपकी ये वीडियो अगर आपको मैं टाइम दिखा पाऊँ, यहाँ पर ऊपर देखिए राइट साइड में आपको टाइम दिख रहा है,
लेफ्ट साइड में ऊपर देखिएगा 12:58 AM। 12:58 AM का मतलब पता है आपको? 12:58 AM रात के 1 बज रहे हैं और आपके लिए वीडियो क्रिएट की जा रही है कि इस वीडियो में कोई साउंड ना आए, कोई डिस्टरबेंस ना आए और आपको अच्छी वीडियो प्रोवाइड करी जा सके। जब आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको अपने लिए कुछ मेहनत तो करनी चाहिए। तो सारे सवालों को लगाइए, होमवर्क को सॉल्व कीजिए और बाकी भी सवाल अपनी तरफ से उठाइए बुक से और लगाइए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स 35 नंबर के आएंगे और उनको आप छोड़ नहीं सकते। तो आज के लिए इतना ही, कल कुछ और न्यूमेरिकल्स के साथ मिलेंगे।